पहली बात तो ये है कि प्रियम्पशन का जो कंसेप्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व क्रय अधिकार, ये पूर्व क्रय अधिकार का ओल्ड हिंदू लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं था। ये आया है अरबियन कंट्री से और फारस से। अरब और फारसी लोग इसको लेके जब इंडिया में आए तो वहाँ पर ये कस्टमरी था, जिसको कि हक सफ़ा बोलते थे। सफ़ा अलग वर्ड है और हक अलग वर्ड है। हक का मतलब आप स्वत्व, टाइटिल, राइट, टाइटिल, इंटरेस्ट आप समझते हैं, जिससे कि हक साफ हो जाए, हक सफ़ा। तो एक तरह का ये जो कुरानिक लॉ है उसमें ये नहीं था। इट वॉज ए कस्टम देयर, इट वॉज ए कस्टमरी लॉ। जस्ट लाइक जैसे आप फर्जी कहते हैं, जिसको कि बेनामी, ये भी ओरिजिनल इंडिया में नहीं था और हिंदू लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये भी उधर ही से आया। उन लोग का भी ये कस्टम था, फर्जी ट्रांजैक्शन। फर्जी ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है। एक फर्जी हुआ जो बेनामी हुआ, जो सेक्शन 41 टीपी एक्ट कवर करता है, यानी कि ए इज ए रियल परचेजर एंड बी इज ए ऑस्टेंसिबल परचेजर। और एक फर्जी होता है जो सैम ट्रांजैक्शन, मतलब इट वाज ए नॉमिनल ट्रांजैक्शन, एक्चुअली देयर वाज नो ट्रांजैक्शन एट ऑल। ये भी दोनों का वर्ड फर्जी ही है फारसी में। तो फारसी का दो माने होता है, एक रियल ट्रांजैक्शन, एक फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। तो ये भी वहीं से आया। यहाँ तक कि विल, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ओल्ड हिंदू लॉ में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ विल। कहीं भी विल का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये भी उधर ही से आया, जिसको कि फारसी में बोलते हैं वसीयत, हिंदी में बोलते हैं इच्छा पत्र। तो ये सब यहाँ पर सोसाइटी 1000 साल तक लोग आते गए, यहाँ रहते गए, कोई लूट पाट करके चले गए। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी और कंट्री से लोग आए, तो एक सोसाइटी यहाँ मिक्सअप कर दिया, तक गिव एंड टेक हो गया। हम लोग का कुछ कल्चर ट्रेडिशन उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जो अभी भी कई रीजन में मोहम्मदन फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, और उन लोग का बहुत सा चीज़ हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो इसी तरह से ये भी लॉ में धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हो गया। प्रिवी काउंसिल ने कुछ केसेज में हिंदू विल को रिकॉग्नाइज किया था। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1800 कुछ में कलकत्ता में एक केस हुआ था, उसको फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि लॉ तो नहीं है, लेकिन विल से प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद में बहुत सारे एक्ट्स बनते गए, रीजनल एक्ट्स थे। मद्रास का अलग एक्ट था, बॉम्बे का अलग एक्ट था, 10-12 एक्ट बना। लास्ट में 1925 में सभी एक्ट्स को मिला करके और कुछ एक्ट को रिपील करके ये 1925 का जो एक्ट बना, सक्सेशन एक्ट बना। तो प्रियम्पशन का कंसेप्ट वहीं से आया था। और मोहम्मदन लॉ इंडिया में लागू किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजी शासन काल में आप तो जानते हैं 400 साल में 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल 200 साल के आसपास या कुछ कम रहा। तो जितना भी स्टैट्यूट बना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बना, ब्रिटिश इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो मेजर पॉपुलेशन था मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, बहुत सारे कम्युनिटीज मिक्सड अप थे। इसीलिए सक्सेशन एक्ट भी बनाना पड़ा, क्योंकि क्रिश्चियन भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, पारसी भी थे, जीव भी थे, हिंदू बुद्धिस्ट तो पहले से थे, और मोहम्मदन लोग थे। तो किस में कौन अप्लाई करेगा? उसी तरह से मोहम्मदन लॉ यानी कि कुरानिक लॉ को अप्लाई करने के लिए 1937 में बनाया गया शरीयत एक्ट। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट शरीयत एक्ट ऑफ 1937, provisions of Mohammedan law was applied to all the Mohammedans residing within the territory of British India। तो इसलिए उसमें लागू हुआ। और जो कुरानिक लॉ नहीं लागू होता था, कोई कस्टमरी लॉ था या यूसेज के आधार पर सोसाइटी में प्रिवेलेंट था, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसियंस। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी कोर्ट्स कंस्टिट्यूट हुए इसी प्रिंसिपल पर कंस्टिट्यूट हुए, जबकि फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे देश हैं जहाँ की कोर्ट ऑफ इक्विटी अलग होता है और कोर्ट ऑफ लॉ अलग होता है। तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसियंस मिला करके जितना भी लॉ था
उस सब को एसिमुलेट करके सबको अप्लाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉ से गवर्न होने वाले सब्जेक्ट्स को। उसी में एक हक सफ़ा भी, मुल्ला के मोहम्मदन लॉ में एक अलग चैप्टर पाइएगा हक सफ़ा का। उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जो है कस्टम पर आधारित है, ये पर्सनल राइट नहीं है। दिस राइट इज अटैच्ड टू द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई ओनर है तो उसको बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी ही पजेसेस दैट राइट ऑफ, इसको बोलते हैं राइट ऑफ हिसरेज ऑल्सो। तो ये जो लॉ था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू नहीं था, और इसको लागू करने के लिए 1913 में 1918 में और बहुत सारा एक्ट्स बनते गए। रेवा एक्ट है, पंजाब एक्ट है, कई सेंट्रल प्रोविंसेस का एक्ट है जिसमें कि लॉ ऑफ प्रीएम्पशन करके अलग अलग एक्ट बनाया गया। बिहार और गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश था जिसमें कि बाई वर्च्यू ऑफ कस्टम इसको अप्लाई किया गया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीसीनेस, कि अगर हमारा ये ज़मीन है, हमारे बगल में कोई दूसरी ज़मीन की बिक्री होती है तो मुझको खरीदने का अधिकार है, क्योंकि जो खरीदार है वो एडजॉइनिंग रैयत नहीं है, वो बाहर से आया है या उसका वहाँ पर कोई मकान या ज़मीन नहीं है, ये मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसियंस के आधार पर ये अडॉप्ट कर लिया गया और उसको मुल्ला के बुक में आर्टिकल के रूप में, आर्टिकल 213, 14, 15, 16 ये सब आर्टिकल है उसका, मेरे ख्याल से आर्टिकल 231 और 236 मुल्ला में देखिएगा, मिलेगा आपको। इसका एक मोहम्मदन लॉ का क्या है कि अगर मोहम्मदन लॉ में कोई प्रीएम्पशन क्लेम करेगा तो वो सिविल कोर्ट में ही क्लेम करेगा, बिकॉज द क्लेम ऑफ प्रीएम्पशन is maintainable in the shape of a suit filed by the owner of a property against the person who has purchased the property in the boundary of that person who is a plaintiff। तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी राइट के आधार पर जो बाउंड्री में कोई लैंड का सेल हुआ है और उससे उसका बेटर ऑफ प्रेफरेंशियल राइट है, such type of suit is also being maintainable by virtue of section 9 of the CPC, to be the suit of civil nature। ऐसा सूट बहुत आता था और पहले ज़्यादा आता था, आजकल कम आता है। लेकिन अगर मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत उस कस्टम के आधार पर, तो उसका सर्टेन कंडीशंस है कि कौन क्लेम करेगा। तो मोहम्मदन लॉ में भी को शेयरर जो है, अगर एक ही फैमिली में कई शेयर होल्डर्स हैं, मोहम्मदन लॉ में को शेयरर का कंसेप्ट नहीं, वहाँ पर को ओनर है, क्योंकि वहाँ पर सबका शेयर डिफाइंड होता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंटनेस एंड ज्वाइंट फैमिली। दे मे रेजाइड इन कॉमेंसलिटी, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जब रहेंगे कोई मेल या फीमेल ओनर है प्रॉपर्टी का, अगर वो मरता है या मरती है तो उसके जितने वारसार हैं, यानी कि दे आर शेयरर्स कॉल्ड इन द मोहम्मदन लॉ, उन लोग को डिफाइंड शेयर में मिल जाएगा। तो उनका शेयर ऑलरेडी चूंकि डिफाइंड है, इसलिए दे आर नॉट को शेयरर्स, दे आर टेनेंट्स इन कॉमन। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन द केस ऑफ कोपार्सनल इट इज कॉमन टेनेंसी वेयर नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द को शेयरर, बिकॉज इट इज ए फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट। तो वैसे को शेयरर, अगर एक को शेयरर वहाँ पर को ओनर कहा जाए प्रॉपरली, को ओनर अगर बेचता है अपने शेयर का तो दूसरे को ओनर को राइट ऑफ प्रीएम्पशन हो जाता है। दूसरा है वीसनेज के आधार पर कि अगर कोई लैंड बिका, उसके एडजॉइनिंग में जो ओनर है उसको राइट है टू क्लेम प्रीएम्पशन, ये सिविल सूट में। बट व्हेन दी पार्टीज आर मोहम्मदन, मोहम्मदन लॉ का प्रोविजन जो कस्टम का है वो तभी अप्लाई करेगा जब पार्टीज आर मोहम्मदन। बाद में कुछ ओरिजिनली यही कंसेप्ट था, लेकिन बाद में डिसीजन आया जिसके हिसाब से इसको डाइल्यूट किया गया और कहा गया कि नहीं, प्लेंटिफ मस्ट बी मोहम्मदन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट परचेजर में ऑल्सो बी मोहम्मदन।
अगर नॉन मोहम्मडन भी कोई परचेज कर लेता है तो उसके अगेंस्ट भी क्लेम ऑफ प्रीएम्पशन इज मेंटेन। ये तो हो गया कस्टमरी लॉ, लेकिन दिस वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज फार एज बैक इन 1962 इटसेल्फ, एंड इट वाज हेल्ड टू बी वॉइड। अब वॉइड क्या है, क्यों हुआ वॉइड? 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वॉइड on the principle of hissiness, because it offended Article 19F of the Constitution, right to property. Right to property 19F, before its deletion आप पाइएगा कि उसमें तो आपको पजेस करने का, यूज करने का, ऑक्यूपाई करने का अपने मर्जी के हिसाब से एज ए ओनर, सब जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। इट वाज इंश्राइन्ड इन द कैटेगरी ऑफ ए फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट डिलीट हो गया बाय अमेंडमेंट, और उसको सब्स्टिट्यूट किया गया बाय आर्टिकल 300 कैपिटल ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं, अब हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी। वो इसलिए किया गया कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय टेकिंग रिकोर्स ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट चाहे एक्वायर कर लेती है, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट भी कई बार बना और चैलेंज भी हुआ था। तो बहुत सा एक्विजिशन वर्क हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, डेवलपिंग नेशन है हमारा, तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो कि किसी का प्रॉपर्टी कोई ले ले, इवन सरकार ही ले ले, तो कोई भी लेगा, किसी का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या इंडिविजुअल टू स्टेट या स्टेट टू इंडिविजुअल, इन एनी केस दैट राइट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आफ्टर डिलीशन ऑफ आर्टिकल 19F so far as fundamental right to property is concerned. So now it has become a constitutional right to hold a property, and the person, holder of the property or owner of the property cannot be deprived of that right except by operation of law. ये कंसेप्ट जब आ गया तो हक सफा का सूट फाइल होना खत्म हो गया। अब लोग नहीं जानते हैं तो फाइल कर देते। अब वो नो लॉन्गर इट इज ए गुड लॉ, इसलिए आज के तारीख में नहीं है। और उसका अगर होता भी था तो सूट फेल कर जाता था। 3 तरह के लोगों को राइट था, एक तो था को ओनर को, दूसरा था एडजॉइनिंग ओनर को, और तीसरा था कि अगर कोई पैसेज का यूज करता है और कोई ड्रेनेज का, वाटर ड्रेनेज का, तो 3 तरह का प्रोविजन था उसमें मोहम्मदन लॉ में। और कुछ उसका प्रोसीजर था जो कस्टमरी था, मुल्ला ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया अपने ट्रीटी में। तलाबे मुसव्वत उसको बोलते हैं, डिमांड। अगर कोई क्लेम करना चाहता है, मोहम्मदन लॉ का जो पहले का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पहले तक की जो स्थिति वो बता रहे हैं, तो तलाबे मुसव्वत का मतलब होता है कि जो जमीन बिक्री हुई उस पर खड़ा होकर के और उछल उछल के वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि जमीन जो है हमको खरीदने का अधिकार है, ताकि इट मे बी नोन टू ऑल कंसर्न। अगर जमीन पर नहीं करता है तो जो खरीदने वाला या बेचने वाला उसके सामने करेगा। तो एक स्टेप वो लेना पड़ता है। और दूसरा, सूट फाइल करने के लिए जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आप सभी जानते हैं, विलिंगनेस एंड रेडीनेस, प्लीड भी करना पड़ेगा, अप्रूव भी करना पड़ेगा, तब होगा। तो उसी तरह से प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करने के लिए बिफोर गोइंग टू ए सूट, फाइलिंग ए सूट, इट मस्ट बी प्लीडेड इन द प्लेडिंग की तलावे मुसव्वत और मुसर्रत, 2 तरह का उसमें एक्शन है। उसने हम उसको कंप्लाई किया, यानी कि पहला डिमांड जमीन पर खड़ा होकर या वेंडर और वेंडी से किया, और दूसरा डिमांड फिर किया कि भाई जितना में आप खरीदे हैं उतना हम भी दे देंगे आप, और हमारा अधिकार है, बगल में मेरा जमीन है, उसके नॉलेज में चाहिए। उसके बाद भी अगर वो रिकन्वे नहीं करता है तब ही कैन फाइल ए सूट फॉर गेटिंग ए डिग्री ऑफ प्रीएम्पशन। तो ये था पुराना मोहम्मदन लॉ में, जो कि आज के तारीख में शायद कहीं कोई पुराना केस अपील वगैरह में आपको मिल जाए तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जानकारी के लिए बता दिए। अगर आप चाहिए, अगर इंटरेस्टेड हैं तो 2-3 जजमेंट इस पर लिखा देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है प्रीएम्पशन के ऊपर। चूंकि वो सब जजमेंट आया पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट का, अलग अलग स्टैच्यूट बन गया प्रीएम्पशन का, जहाँ की बाई कस्टम अप्लीकेबल नहीं था, वहाँ पर स्टैच्यूट बनाया गया। उस स्टैच्यूट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया डिफरेंट रिट में। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का है। इट इज ए वर्थवाइल जजमेंट टू बी रेड बाय ऑल ऑफ यू, इसलिए नोट कर लीजिए।
सबसे पहला लीडिंग केस है जो ये कहता है कि इट इज अ राइट अनेक्स टू द प्रॉपर्टी, इट रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी, नॉट इट इज अ राइट टू द इंडिविजुअल कंसर्न। द राइट ऑफ प्रिजम्पशन इज एन इंसिडेंट अनेक्स टू द प्रॉपर्टी। ये कहा गया अवध बिहारी सिंह वर्सेस गदाधर, अवध बिहारी सिंह वर्सेस गदाधर, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 417। Yeah. 1954 सुप्रीम कोर्ट 417 417 पे। और दूसरा जजमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है 5 जजेस का, वो है भाव राम, BHAU भाव राम वर्सेस बैजनाथ। क्या खुशबरे जी नोट नहीं कर रहे हैं? आपको दानापुर में जरूरत नहीं है। भाव राम वर्सेस बैजनाथ, BHAU भाऊ राम AES वर्सेस बैजनाथ, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1476। ये 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है। ये क्लियर कहा जहां जहां भी लॉ है प्रीएम्पशन का ऑन द पॉइंट ऑफ विसिडेंस, इट इज वॉइड एंड इट ऑफेंड द फंडामेंटल राइट्स enshrined under constitution so far as the right to property is concerned, keeping in view the provisions of article 19F। उसको रीइटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजमेंट में। वो केस है संत राम वर्सेस लाभ सिंह, संत राम वर्सेस लाभ सिंह, संत राम वर्सेस लाभ सिंह, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 314। ये भी 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो उसको फॉलो करके कई एक्ट के वैलिडिटी को डिसाइड किया। उस समय रेवा स्टेट प्रीएम्पशन एक्ट 1946, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1913, बेरार लैंड रेवेन्यू कोड 1928, ये सब का चैलेंज हुआ था। अब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ था बड़ा इंटेलिजेंट आर्गूमेंट था, विच वाज एडवांस्ड ऑन बिहाफ द बार। कहा गया कि ये तो कस्टम पर आधारित है, तो ये लॉ को कहां अफेंड करता है? देयर इज नो स्टैट्यूटरी लॉ, बट दिस कंटेंशन वाज रिपेल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानते हैं कि लॉ कहीं पर व्हाट इज लॉ अगर पूछा जाए तो कहीं पर डिफाइन नहीं है, ना CPC में, ना CRPC में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना जनरल क्लॉजेज एक्ट में, कहीं डिफाइन नहीं। तब आर्टिकल 13 क्या कहता? आर्टिकल 13 यही कहता है लॉ इंक्लूड्स, लॉ को डिफाइन नहीं करता है, लॉ इंक्लूड्स। अगर कहता लॉ मीन्स और जो लिखता उस आर्टिकल में, तब माना जाता कि इसका मतलब ये है। तो स्टैट्यूट में जो लेजिस्लेचर ने यूज किया है, डिफरेंट स्टैट्यूट में अलग अलग वर्ड है। डेफिनेशन क्लॉज में देखिएगा, कहीं पर देखिएगा इंक्लूड्स, कहीं पर देखिएगा मीन्स। तो जहां पर मीन्स है उसका रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग है, बट यू कैन नॉट इम्पोर्ट अनदर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। और जहां पर इंक्लूड्स है, इट मीन्स वट एवर मे बी इट्स ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग विल बी देयर, बट इन एडिशन टू दैट वट एवर इंक्लूडेड इन, तो उसका हॉरिजन बढ़ जाता है, उसके फोल्ड में दायरा बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें आर्टिकल 13 में लॉ इंक्लूड्स रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, और उसी में कस्टम एंड यूसेज भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो वेल डिफाइंड एंड डिसाइडेड बाय प्रिवी काउंसिल टू सुप्रीम कोर्ट है कि कस्टम हैज गॉट इवन सम टाइम ग्रेटर फोर्स देन स्टैट्यूटरी लॉ। तो इसीलिए उस कस्टम और यूसेज को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज जस्ट लाइक ए स्टैट्यूटरी एंड इफ इट ऑफेंड्स आल्सो दैट कस्टमरी लॉ, इसलिए वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसका और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे समझ से। वही 2 वर्ड इसमें है यूज हुआ है, तलावे मुवस्सिबत और तलावे इज्जत, जो 2 बार जो डिमांड किया जाता है।
और कुछ नहीं। और ये आर्टिकल जो डिलीट हुआ इसका डेट चाहिए तो लिख सकते हैं, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया 1978 में, ये डिलीट हुआ था। 20/6/1979 से ही इफेक्ट में आया। 20 जून 1979 के बाद से 19F नहीं है, और उसी समय आर्टिकल 308 जोड़ा गया। तो ये तो हो गया हक सफा अंडर दी मोहम्मदन लॉ। अब दूसरा, हक सफा के प्रिंसिपल पर हिंदू कोड बिल जब आया, आप लोग अगर पूरा जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है उसके बारे में जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, पढ़े होंगे, या बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़े होंगे, या और भी इंटरेस्ट होगा, पढ़े होंगे, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे और सुनने में शुरू में मिला होगा कि बहुत से संगठन, हिंदू संगठन के लोग और पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इवन पटेल वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट बिल, देयर वाज वेहेमेंट अपोजिशन। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोग देखे होंगे 3 तलाक का मामला आया था, कितना अपोजिशन हुआ फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो उसमें पूरे हिंदू समाज में कायोस हो गया कि तो हमारा पर्सनल लॉ को बर्बाद किया जा रहा है। और कुछ हद तक को अलग अलग विजन है, चेंजेज, बहुत ड्रास्टिकल चेंजेज आ गया। उसी में इसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 में। जो हक सफा वहां है वही हक सफा यहां आ गया। नाउ इट हैज बिकम ए स्टैट्यूटरी पार्ट, लेकिन इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द पर्सन हु इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ एंड एमंग्स द फैमिली मेंबर्स एंड को शेयरर्स। अगर कोई को शेयरर अपना शेयर का वो ड्वेलिंग हाउस बेचे, कल्टीवेबल लैंड बेचे, इवन की कोई फर्म है, कंपनी है, बिजनेस भी है ज्वाइंट फैमिली का, तो इसमें बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, इमेबल प्रॉपर्टी, दोनों को कवर करता है सेक्शन 22। और अगर वो बेच रहा है, बेचने की बातचीत कर रहा है, तो बिफोर सेल सेक्शन 22 विल अप्लाई, सूट फाइल किया जा सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बार हमसे सवाल पूछा गया है, सब लोग जहाँ सूट होता है ज़्यादातर लोग पूछते हैं, सूट फाइल होता है, जबकि इसके लिए मिसलेनियस होना चाहिए। इट शुड बी ए मिसलेनियस एप्लीकेशन बाय वर्च्यू ऑफ रूल 459 ऑफ द सिविल कोड रूल्स। अगर कोई प्रीएम्पशन का एप्लीकेशन फाइल करता है मुंसिफ कोर्ट में या सब जज कोर्ट में, तो ये मिसलेनियस पिटीशन होगा, मिसलेनियस केस में रजिस्टर होगा। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है सेक्शन 22 में। कंडीशन यही है कि पार्टीज मस्ट बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, देयर इज ए जॉइंट प्रॉपर्टी, आइदर इट इज इमोरल प्रॉपर्टी और some business where all the persons are having share, and if any person has disposed of or making preparation to dispose it of, then he may apply under section 22. It is also called a suit for preemption or an application for preemption. Somewhere it is said it as a suit, but it starts on presentation of plaint, therefore it has no suit, but it has got trappings of suit so far as procedure is concerned. Just like other civil proceedings under the Code of Civil Procedure, because 141 CPC says that as far as practicable, the procedure provided for the trial of a suit shall be applicable in the miscellaneous proceeding also. अलग से कोई miscellaneous का CPC में प्रोविजन नहीं बनाया गया, सिर्फ 141 सेक्शन में कह दिया गया कि सूट का जो प्रोसीजर है वही अप्लाई करेगा, तो वही अप्लाई करता है। तो ये बहुत शॉर्ट में, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना था और लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को चुने। तो तीसरा आता है आपका एक पार्टीशन एक्ट। पार्टीशन एक्ट के अंदर भी प्रीएम्पशन होता है, लेकिन उसका रिस्ट्रिक्शंस क्या है? उसका रिस्ट्रिक्शंस है कि पार्टीशन एक्ट के अंतर्गत सिर्फ ड्वेलिंग हाउस का हो सकता है, अदर प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता। बहुत छोटा एक्ट है, 4-5 सेक्शन नहीं है, 6 सेक्शन। अगर ड्वेलिंग हाउस है ज्वाइंट फैमिली का और कोई को शेयर्स को वैसे अपना शेयर बेचना चाहता है, तो वो भी सूट फाइल कर सकता है, या अगर कोई बेच दिया है तो सूट फाइल कर सकता है।
या कोई परचेजर परचेज कर दिया है तो भी सूट फाइल कर सकता है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं तो सेक्शन 22 सक्सेशन एक्ट का प्रोविजन अप्लाई करेगा बिफोर सेल, और सेक्शन 5 रेड विथ सेक्शन 4 ऑफ द पार्टीशन एक्ट अप्लाई करेगा आफ्टर सेल। आफ्टर सेल। अब बिफोर सेल कब होगा? जब डिमांड फॉर, तब पार्टीशन सूट रहेगा तब। अगर यह है कि तैयारी कर रहा है, बेचने की तैयारी कर रहा है, पता चल गया, तो पहले पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ा। इन दैट केस फाइलिंग ऑफ ए सूट ऑफ पार्टीशन शैल बी ए कंडीशन प्रेसिडेंट। डिमांड फॉर पार्टीशन और फाइलिंग ऑफ ए सूट शैल बी कंडीशन प्रेसिडेंट। इस पर 2 जजमेंट पढ़ लीजिए, कुछ अब बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सभी लोग वेल वर्स हो जाइएगा। 2 जजमेंट हम आप लोग के लिए नोट करके ले आए हैं। बहुत सारा जजमेंट है, बहुत, लेकिन 2 जजमेंट हम इसलिए दे रहे हैं जिसमें कि प्रिंसिपल डिसाइडेड एंड गाइडलाइन दिया हुआ है, जो सभी जजमेंट उसको फॉलो किया है। इसे 2 जजमेंट पढ़िए, ये लैंडमार्क जजमेंट है। पहला जजमेंट है घंटेश्वर घोष वर्सेस मदन मोहन घोष। घंटेश्वर घोष वर्सेस मदन मोहन घोष, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 47 पेज। AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 47। काला जी, आप जो जजमेंट पढ़े उसमें जरूर रेफरेंस होगा। जी जी हाँ, हम 3-4 केस किए हैं, तो इसलिए आप लोग यू आर अप टू डेट ऑन दिस पॉइंट। यू मस्ट गो थ्रू इट। और दूसरा जजमेंट लिखिए गौतम पाल वर्सेस देवी रानी। सेकेंड जजमेंट इसी पॉइंट पर है, जो उसको फॉलो किया है सुप्रीम कोर्ट ने ही उस गाइडलाइन को। गौतम पाल वर्सेस देवी रानी पॉल, गौतम पॉल वर्सेस देवी रानी पॉल, AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 61। AIR 2001 पेज 61, ओनली 61, 61 पेज। ये दोनों पढ़ लेने के बाद पार्टीशन एक्ट का प्रोविजन कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, अगर आपके यहाँ कोई अपील है एराइज आउट ऑफ दैट मैटर, तो आप उसको अच्छी तरह से अप्रिशिएट करके और जजमेंट, सही जजमेंट दे सकते हैं। अब लास्ट प्रोविजन जो है प्रीएम्पशन का, वो है लैंड सीलिंग एक्ट में, जिसका कि पूरा नाम है द बिहार लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961, जिसको शॉर्ट में सीलिंग एक्ट बोलते हैं। सेक्शन 16। अब इसमें कई बार क्लास में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा गया और हमको रिपोर्ट मिला था। ये हम कहते हैं 3-4 साल पहले की बात है, या 5 साल हो गया होगा। सब जज लोग का क्लास था, बिहार शरीफ में एक सूट आया था, वो सेक्शन 16 का ही था, सीलिंग एक्ट के प्रोविजन को कोट करते हुए, और एक और नॉर्थ बिहार में किसी स्टेशन का था। सर क्या रिपीट कर दिया गया? हाँ, तो इसलिए हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। पहली बात की, जो केस कॉग्निजेबल है लैंड सीलिंग एक्ट से, उसके लिए सिविल कोर्ट में कोई सूट नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको अपील में मिले तो एकदम मेंटेनेबल नहीं है, डिसमिस है। बहुत सारा प्रोविजंस है लैंड सीलिंग एक्ट में जो कई स्टेज में सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को बार करता है। पहला पॉइंट ये भी जो बनाया गया सेक्शन 16, ये भी बनाया गया ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ विसिनेज एंड कस्टम, क्योंकि बिहार में ओल्ड कस्टम था। बिहार वाज रूल्ड even during the period of this Nawab of Bengal, when East India Company was there, तो पूरा ट्रेडिशनल कस्टम जो भी था, जो बोरोड था, उसमें ये भी कस्टम था हक सफा का।
तो केसेस होते थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, बहुत सारे केसेस होते थे, जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत सारा फुल बेंच जजमेंट भी मिलेगा इस पर आपको। तो उसको ध्यान में रखते हुए लैंड सीलिंग एक्ट बनाने का मतलब क्या था कि बड़े बड़े लैंड होल्डर के पास काफी लैंड था, उनसे लैंड लेकर के लैंडलेस पर्सन को दिया जाए। एक समता मूलक समाज बनाने की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट ने ये वेलफेयर लॉ पास किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। तो इट इज कॉल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशन, और चूंकि इट इज विद इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लैंड जो था, इसलिए इसका एसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। फिर भी ये एक्ट 3 बार हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, डिवीजन बेंच में 2 बार आया, फिर फुल बेंच आया, इसका वायरस अपहेल्ड हो गया। अपहेल्ड होने का कारण था कि इट वाज नॉट इंटेंडेड टू इंक्लूड ओनली अ प्रोविजन फॉर लॉ ऑफ प्रियम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ बिजनेस, बट टू टेक आउट लैंड्स फ्रॉम बिग लैंड होल्डर्स आफ्टर फिक्सेशन of sealing unit of a particular landlord or landholder। एक सीलिंग यूनिट डिफाइन कर दिया गया, फैमिली डिफाइन कर दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 किस तरह का लैंड क्लास 1 होगा, क्लास 2 होगा। तो क्लासिफिकेशन के बाद एक यूनिट कर दिया गया कि एक फैमिली में कौन सा यूनिट होगा। तो हस्बैंड वाइफ एंड 2 माइनर चिल्ड्रेन एक फैमिली यूनिट माना गया। उसको एक यूनिट में अगर क्लास 1 जमीन है तो 15 एकड़ रखने के अधिकारी है, क्लास 2 एकड़ है जमीन है तो 22-25 एकड़ रखने के हैं, क्लास 3 है तो 30 एकड़, इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब इससे ज़्यादा जिसके पास है दैट इज कॉल्ड सरप्लस लैंड, तो उसके लिए हायरार्की बनी हुई है। इसमें कलेक्टर अंडर द एक्ट अपॉइंट होते हैं, उसका अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी है, वो प्रोसीडिंग अपील रिविजन का सारा प्रावधान है उसमें, उसके द्वारा वो एक्वायर करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लैंडलेस पर्सन्स को। तो जैसे ही सरप्लस लैंड डिक्लेयर होगा बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 15, द लैंड ऑटोमेटिकली वेस्टेड टू द स्टेट ऑफ बिहार एंड इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट विल बी एट लिबर्टी टू डिस्ट्रीब्यूट इट बाय पर्चा, issuing पर्चा टू डिफरेंट लैंडलेस पर्सन। एंड इट वाज गोइंग ऑन एंड इट वाज almost all completed in almost all districts. Keeping in view this, that one has to procure excess land, this provision of preemption was made। क्योंकि अगर मेरे पास सीलिंग यूनिट से ज्यादा जमीन है और सीलिंग यूनिट से ज्यादा जमीन है और बगल में कोई बिक रहा है तो हम भी उसको खरीद लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए एक एक्ट पहले से बना हुआ था, वो था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट। होल्डिंग को कंसोलिडेट किया जा रहा है, आप दोनों एक्ट को मिला के पढ़िए, वो 50 में ही बन गया था, 61 में आया था। कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट एज वेल एज कस्टम, ये प्रोविजन सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 ऑफ सीलिंग एक्ट में लाया गया प्रियम्पशन का, वो लाया गया फॉर ए स्मॉल फार्मर्स। अब हमारे पास 2 कट्ठा जमीन है, बगल में 1 कट्ठा जमीन हमारी बिक रही है, हम एडजॉइनिंग रैयत है, बाहर का कोई आउटसाइडर आके खरीद लेगा, उससे ज्यादा कन्वीनियंट मेरे लिए है तो 2 कट्ठा के बजाय 3 कट्ठा का ब्लॉक मेरा हो जाएगा, तो कंसोलिडेशन भी हो जाएगा इससे। In order to promote the activities of consolidation of the lands, cultivable lands, this provision was introduced according to the wisdom of the legislature। और सरप्लस एरिया के लिए अलग चैप्टर में प्रोविजन बनाया गया टू एक्वायर, हाउ टू एक्वायर दो सरप्लस लैंड। तो ये बहुत चला, इसमें बहुत लिटिगेशन हुआ। हम लोग इस जब शुरू एक्ट आया, वी वी आर बिगिनर्स इन द प्रोफेशन, तो 70 के दशक में लाखों केस बिहार में थे सीलिंग एक्ट के, हम लोग भी काफ़ी लड़े, और स्पेशली हमारा अपना अनुभव है, मेरा 40 एकड़ जमीन सरप्लस लैंड में एक्वायर हो गया था। आई कंटेस्टेड राइट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एडिशनल DCLR अप टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सक्सीडेड एंड ऑल द लैंड्स वेर रिलीज्ड। तो इसलिए आई हैव एग्जामिन्ड इट मेटिकुलसली एट एवरी स्टेज एंड आई एम वेरी मच अप टू डेट ऑन ईच एंड एवरी स्टेप एंड अमेंडमेंट्स मेड इन दिस। So therefore, the object behind it to obtain surplus land, dispute those lands, and also to consolidate land so far as a small farmer is concerned। तो उसमें एडजॉइनिंग रही है तो को शेरर को ही राइट था।
इसके फोल्ड में अगर कोई प्रियम्पशन का केस करना चाहता था तो उसके लिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है DCLR, हु इज ए कलेक्टर अंडर द एक्ट, हु इज ए कलेक्टर अंडर द एक्ट। उसके यहाँ एक फॉर्म बना हुआ है, इसमें फॉर्म LC फॉर्म बना हुआ है, LC फॉर्म 13 में वो फिलअप करके कलेक्टर के यहाँ देना पड़ता था। कौन देगा? आइदर को शेयरर या एडजॉइनिंग रैयत, उसको अधिकार था। कब देगा? अगर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उससे 3 महीना के अंदर। अब बहुत सा केसेस प्रीमैच्योर फाइल हो गया, क्योंकि अभी तो सिस्टम बदल गया, रजिस्ट्रेशन का रूल्स बदल गया, सेम डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। पहले आप लोग को याद होगा या केसेज में भी देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ 2000 में और 2005 में रजिस्टर्ड होकर रिलीज हुआ 2006 में। 4 साल 5 साल 6 साल लगता था। रजिस्ट्रेशन का मतलब टू इनकॉर्पोरेट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द रजिस्टर केप्ट एंड मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन रूल्स। जब उस पर चढ़ जाता था तो डीड नंबर, वॉल्यूम नंबर, जिल्द नंबर ये सब पढ़ता था और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार का पढ़ता था, तब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड माना जाता था। रजिस्टर्ड का लिटरल मीनिंग हुआ वन विच इज केप्ट ऑन रजिस्टर और रिकॉर्डेड ऑन रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। जैसे रजिस्टर्ड लेटर कहते हैं, एक ऑर्डिनरी लेटर पोस्ट करते हैं, निकल जाता है लेटर बॉक्स से डिस्टेशनर के लिए, और एक रजिस्टर्ड देते हैं तो रजिस्टर पर एंट्री होता है, उसका नंबर पड़ता है, RL नंबर। देखिएगा आजकल कंप्यूटराइज होता है तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है, नंबर रहता है। और आज आसान हो गया और कि आप रजिस्टर्ड लेटर का या स्पीड पोस्ट भी रजिस्टर्ड में ही आता है, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं उसका, कब डिलीवरी हुआ, कहाँ गया, ये सब नेट पर अवेलेबल है। तो ये एडजॉइनिंग रैयत को राइट था कि रजिस्ट्रेशन होने के 3 महीना के अंदर जितना अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन अमाउंट प्लस 10% एक्स्ट्रा उसका खर्चा वगैरह के लिहाज से, और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म LC से अटैच करके और रुपया का जमा करने का चालान के साथ DCLR के यहाँ फाइल होता है। अब DCLR का वही प्रोसीजर जो CPC पे है, नोटिस जाएगा, जवाब देगा, बहस होगा, गवाही होगी या एफिडेविट पर, या जिस तरह से वो जजमेंट करेगा वो अपील डिवीजन। तो ये राइट ऑफ प्रियम्पशन चला बहुत दिन तक। इसमें अब ये इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, ये डिलीट हुआ है, डेट नोट कर लीजिए। दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड ऑन एंड फ्रॉम 3/5/2006, 3/5/2006। इसलिए आज के तारीख में रेवेन्यू कोर्ट में यानी कि कलेक्टर एक्ट भी नहीं हो सकता है, ये तो उनके जुडिक्शन का है। सिविल कोर्ट में कहीं गलती से कोई करे इसके बाद से तो वो भी मेंटेनेबल नहीं, आज भी नहीं है, और ये पहले भी नहीं था। अगर पहले का कोई सिविल सूट पेंडिंग हो आपके यहाँ, जो अभी अपील में पेंडिंग हो, तो दैट वाज ऑल्सो नॉट मेंटेनेबल, which it was relating to a cultivable land and the application was filed on the ground of being cultivable land and adjoining रैयत और एक co-sharer, तो सिविल सूट भी मेंटेनेबल नहीं था। तो ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम प्रियम्पशन का, मेरे ख्याल से शॉर्ट पॉइंट। इस पर अगर